Effect of variation of temperature on speed of sound in a gas। अगर किसी जगह पर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उस टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आज की हमारी डिस्कशन है। हमें अच्छे तरीके से पता है जी कि जब भी गैस को हीट किया जाता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो उसका वॉल्यूम है वो हमेशा इंक्रीज करता है। अब अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो फिर उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। सो अगर गैस को हीट किया जाए कांस्टेंट प्रेशर पर तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो लैप्लास ने थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड की थी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए, उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो स्पीड है v वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और अगर उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी तो फिर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर किसी जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, और अगर किसी जगह पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वहाँ पर फिर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। अभी हम लोग इसी चीज़ को ज़रा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक गैस है जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कर रहे हैं। अगर हम उसको कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो हम सपोज करते हैं वी नॉट हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वी टी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है एट T डिग्री सेंटीग्रेड, किसी भी टेम्परेचर पर ये बन जाती है। सिमिलरली रो नॉट जो है ये डेंसिटी ऑफ गैस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और रो टी जो है ये डेंसिटी ऑफ गैस है एट T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। हमारे पास दो टेम्परेचर्स हैं, एक 0 डिग्री है और दूसरा कोई भी T डिग्री पर बन जाता है। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है वो गैमा पी डिवाइड बाय रो के बन जाता है। अगर इसको लोग 0 डिग्री के लिए लिखें तो ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू गैमा पी अवर रो नॉट। पी के साथ मैंने ना पी नॉट लिखा है ना पी टी लिखा है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। और ये जो गैमा है इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 1.4 फॉर ऑल गैसेस। तो इस वजह से इसकी वैल्यू भी नहीं लिख रहे। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक स्पीड है और दूसरा डेंसिटी है, तो इसके साथ हमको ये जो पैरामीटर्स हैं जीरो और टी के लिख दिए हैं। सिमिलरली ये जो इक्वेशन बनती है ये बनती है एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने इस वी टी को वी नॉट के साथ डिवाइड करवा देना है। जब आप इसको साथ डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर देखें, इसको सिंगल अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। ये गैमा पी ये रो नॉट नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी इसको मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये गैमा पी और ये गैमा पी दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बच जाएगी वो आ जाएगी वी टी अवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अवर रो टी। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, कि जो स्पीड है ना वो अपने रिस्पेक्टिव डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो टी, एंड वी नॉट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट। तो हम लोग पहले ये बात कर चुके हैं कि जो स्पीड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बहरहाल इसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी नॉट के इक्वल था और T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टी के इक्वल था। तो फिर अगर हम लोग यूज़ करें इक्वेशन अपनी, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो फिर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें फिर चेंज इन वॉल्यूम भी ऑब्जर्व होगा। और जितना कम चेंज इन टेम्परेचर की जगह पर चेंज होगा तो उतना ही फिर चेंज इन वॉल्यूम भी वहाँ पर कम होगा। एक तो चेंज इन वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, और दूसरा जो चेंज इन वॉल्यूम की अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास बनती है वी टू माइनस वी नॉट। ये चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू है। और यही चेंज इन वॉल्यूम जो है ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा होगा ना तो चेंज इन वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ओरिजिनल वॉल्यूम कम होगा उतना ही चेंज इन वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो बहरहाल अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को इकट्ठा लिख दें तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट इंटू टी बन जाएगा हमारे पास जी। प्रोपोर्शनलिटी से इनको रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पर कांस्टेंट लिख देंगे विच इज बीटा। अब ये बीटा हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। और सारी गैसेस के लिए याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है 1/273।
तो आप बीटा की जगह पे 1/273 पुट कर देंगे, या अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये वी नॉट इक्वल के लेफ्ट साइड पे अगर नेगेटिव में था तो राइट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप इस वी नॉट को कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा इंटू टी। अब इस बीटा की जगह पर आप इसकी वैल्यू लिख दें जो कि आती थी 1/273 के इक्वल बन जाती है। अब आप लोगों ने इस वॉल्यूम को बेसिकली कन्वर्ट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इस वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम हमें अच्छी तरीके से पता है इक्वल टू होता है मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग डेंसिटी को सॉल्व करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि रो टी हमारे पास डेंसिटी थी टी डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पर फिर जो वॉल्यूम था वो वी टी की फॉर्म में था। सिमिलरली अगर रो नॉट हमारे पास डेंसिटी हो जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम बनेगा वो वी नॉट के इक्वल बन जाएगा। अब जो आप लोगों के पास पीछे क्वेश्चन थी जहाँ पर लोगों ने वी टू अवर वी नॉट लिखा हुआ था, अब वहां पर ये क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर देंगे। वी टी की जगह पर आप पुट कर देंगे एम ओवर रो नॉट, और वी नॉट की जगह पर आप पुट कर देंगे एम ओवर रो नॉट। आगे आप लोगों ने सेम वही चीज लिखी हुई होनी है। अब यहाँ पे देखें तो एम एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फिर जो क्वेश्चन बच जाएगी वो 1/रो टी इज इक्वल टू 1/रो नॉट 1 + t/273 आ जाता है हमारे पास जी। अब यहाँ से अगर आप लोग रो नॉट की वैल्यू निकालें, ये सेट पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये अगर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो ये फिर इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास रो नॉट की वैल्यू आ जाती है। आपने क्या करना है, आपने इस रो नॉट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना होगा। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस फॉर्म की बनी हुई थी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे ये रो नॉट लिखा हुआ है वहां पर आप इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो उनके पास ये क्वेश्चन फिर कुछ इस फॉर्म की बन जाती है। अब ये रो टी को इस रो टी के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + t/273। इस जगह अगर आप लोग एलसीएम से सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 273 + t/273 हमारे पास बन जाता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग 273 को सपोज कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि टी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और टी 273 प्लस टी जो है ये कोई भी हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर मजीद टेम्परेचर में टी ऐड किया है तो ये कोई भी टेम्परेचर टी हमारे पास बन जाता है। तो T 273 plus T indicating the temperature T and 273 just indicating the absolute temperature। तो बहरहाल यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो स्पीड है ये अपने रिस्पेक्टिव टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी नॉट जब टेम्परेचर था स्पीड थी तो टेम्परेचर टी नॉट है, वी टी जब स्पीड बना है तो तब टेम्परेचर टी बन गया है। तो यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो ये अपने अपने रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाती है। So equation shows that the speed of sound is directly proportional to square root of absolute temperatures. Thank you.